ओए चलो बैठ के तुम सब रिवाइज करो, तब तक बैठ के खिस्सा करती रहती है। चलो ओए सुनो, बात नहीं करो। ओए ये सुनो, हम लोग क्या कर रहे थे, कहां पे छोड़े थे? विचलन कोण मैंने पढ़ा दिया था, दो झुके हुए प्रिज्म का भी। चलिए नेक्स्ट लिखिए तो, दो झुके हुए समतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब की संख्या। लिखो रफ्तार में, दो झुके हुए समतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब की संख्या। ध्यान दो तो सब लोग, एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। दो झुके हुए समतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब की संख्या। ये मैंने नहीं करवाया था। तो देखो, मान लीजिए दो दर्पण के बीच का कोण कितना। ये सुनो, आपको बोलेगा दो दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे है या 90 डिग्री के कोण पे है, दिया रहेगा, ठीक है। क्या करोगे आप सब? बोलेगा बताइए इसमें कितनी प्रतिबिंब बनेगी। क्या पूछेगा? प्रतिबिंब की संख्या निकाले। क्या करोगे? सबसे पहले तुम 360 को थीटा से भाग देना। जैसे मैं कहूंगा दो दर्पण के बीच का कोण है 90, तो कितना हो जाएगा? 360/90 कितना आएगा? जो आएगा उसको क्या मानना? m। अरे m ऐसे ही मान लेना है आपको, कोई अल्फाबेट, इसको क्या मान लिए। अब सुनना, अगला स्टेप सुनो। ये निकालने के बाद आपको यह देखना है कि m जो है ना वो सम संख्या है या, अगर m सम संख्या है, m आपका क्या है, सुना ध्यान से, अगर आपका m सम संख्या, क्या सम पूर्णांक समझो, है ना, जैसे 4, 6, 8 है ना। मान लीजिए आपका m जो है वो सम पूर्णांक है, कहने का मतलब भिन्न संख्या में नहीं है, इंटीजर होना चाहिए। पूर्णांक समझते हो ना, मान लीजिए सम पूर्णांक है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए प्रतिबिंब की संख्या कितनी, प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या को मैं क्या मान रहा हूं, तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी m-1। m क्या होना चाहिए? सम पूर्णांक। m क्या होना चाहिए? सम पूर्णांक संख्या। याद रहेगा? आप ऐसे लिख लो, यहां लिख देता हूं, यह सम होना चाहिए, लेकिन सम क्या? पूर्णांक। अगर आपका m सम पूर्णांक संख्या है तो आपको यहां पर प्रतिबिंब की संख्या कभी भी निकालनी होगी, तो जितना m आएगा उसमें से एक को, जैसे मान लीजिए 360, बोलेगा दो दर्पण के बीच का कोण है 60 डिग्री, 60। क्या करेंगे? 360/60 कितना आएगा? 6 क्या है? सम संख्या आ गया, उसमें से एक घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। समझे लॉजिक? अच्छा, अगर m आपका विषम पूर्णांक हो, इस बार ये सम नहीं है, विषम पूर्णांक आ गया, क्या करेंगे? अब सुनना, अब आपका n बराबर m-1 हो सकता है या फिर n बराबर m भी हो सकता है, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि वस्तु क्या है, सममित है या असममित है। अगर वस्तु सममित है, सममित मतलब सिमेट्रिक, तब तो आपको लगाना है m-1, और अगर ये असममित है तब आपको लगाना है क्या? m। तो विषम में कितनी स्थिति बन सकती है? 2। सममित रहे तो m-1, और सममित रहे तो, सममित असममित आप समझते हो? सममित असममित का मतलब सुनो, मैं कहूं कि वस्तु यहां है और यह वस्तु का
इधर से भी कोण 45 और इधर से भी कोण 45, क्या दोनों तरफ से बराबर है? सममित। मैं कहूं कि मान लीजिए ऐसे है 60 डिग्री, और मैं कहूं कि यहां एक वस्तु है इधर भी 30 और इधर भी, तो सममित है। लेकिन मैं कहूं कि मान लीजिए ये आपका कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए ऐसे कोई मैंने दे दिया, कुछ भी कोण होगा जिसे विषम बनेगी, और मैं कहूंगा सममित, मैं समझा रहा हूं सिर्फ आपको। मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये है 20 डिग्री और ये है मान लो 70 डिग्री, चलो 90 मान लिए, और यहां एक वस्तु है। अब ये सममित, सममित मतलब क्या? दोनों दर्पण से उसकी दूरी सेम हो, या फिर दोनों दर्पण से उसकी सापेक्ष कोण सेम हो। अगर ऐसा है तो सममित, नहीं तो असममित। तो अगर सममित रहेगा तब तो आपको लगाना है m-1, लेकिन अगर सममित नहीं है तो, लेकिन सम में बहुत अच्छा है, अगर सम पूर्णांक हो तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, फिर क्या? हमेशा m-1। तो यहां कुछ चेक करने की भी जरूरत, देख लीजिए। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा, सममित असममित आपको थोड़ा सा पहचानने आना चाहिए, बस लिखिए। तो प्रतिबिंब की संख्या ऐसे ही निकालेंगे, है ना। विषम पूर्णांक रहे तो सममित असममित देखना है, सम पूर्णांक रहे तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जल्दी से लिखिए बस। तो आपको समतल दर्पण में यही सब छोटा छोटा बात याद रखना है ना। भिन्न संख्या रहेगा तो क्या करोगे? जैसे मान लीजिए आ गया 4.8, आपने भाग दिया और बन गया 4.8। अब आपको क्या करना है फिर? 4.8 आए या कुछ भी आए, पॉइंट के बाद के संख्या को देखना। इसका मतलब कितने प्रतिबिंब? 4, 4। कहीं आ जाए 7.6, 7, 2.9 नहीं, 2.9 है तो 3 नहीं, कितना लेंगे? 2 ही लेंगे, है ना। भिन्न संख्या में रहे तो सिर्फ आपको उसका जो पूर्ण संख्या है वही लेना है। ओके, बढ़े आगे। जल्दी से क्वेश्चन लिखो। दिए गए चित्र में प्रतिबिंब की संख्या निकालें। दिए गए चित्र में प्रतिबिंब की संख्या निकालें। लिखिए, दिए गए चित्र में प्रतिबिंब की संख्या। लो, आपको 2 दर्पण ऐसे दिया गया, 60 डिग्री का कोण, 2 दर्पण ऐसे, ये बहुत बार पूछा है। तीसरा, 2 दर्पण ऐसे, ठीक है। चौथा, दो दर्पण ऐसे, और एक लास्ट। करो, बोलो इसका m कितना? 360/660 कितना? बोलो प्रतिबिंब की संख्या। सम संख्या आ गया तो क्या प्रतिबिंब एक घटा देंगे? यहां बोलिए m इंफिनिटी 360 और दोनों के बीच का कोण भाग देंगे तो प्रतिबिंब की संख्या भी इंफिनिटी है, तो उसमें कुछ जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला। बोलो यहां पे m 90 डिग्री है, 360/90 प्रतिबिंब की संख्या, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, कर लोगे? यहां बताइए 360/40,
9। अब ये तो विषम आ गया, प्रतिबिंब की संख्या, इसमें सम्मित और असम्मित कुछ नहीं कहा गया, तो आपको असम्मित मानना है, ठीक है, 9 ही रह जाएगा। इसमें बोलिए, यहां भी 9, लेकिन देखो यहां पे दिखा दिया गया है कि वस्तु की इधर से भी 20 है और इधर से भी, तो बोलिए प्रतिबिंब की संख्या। ये विषम है लेकिन सम्मित है, आखिरी वाला विषम रहे लेकिन सम्मित रहे तो एक घटाएंगे, सम्मित ना रहे तो जो है वही लिख देंगे, m बराबर n। यस और नो? इजी है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिएगा, वस्तु कॉमा प्रतिबिंब एवं दर्पण की गति। वस्तु कॉमा प्रतिबिंब एवं दर्पण की गति। सुनना, सबसे पहला उसमें लिखिएगा, 3 स्थिति पढ़ाऊंगा, पहला नंबर लिखिएगा, केस 1 लिखना, यदि दर्पण विराम में हो तथा वस्तु गतिमान हो। यदि दर्पण विराम में हो, दर्पण क्या हो? विराम हो। यदि दर्पण विराम में हो तथा वस्तु गतिमान हो। सुनो तो, ए सब ध्यान दो, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इधर देखो, ये वस्तु की दूरी कितनी, प्रतिबिंब की दूरी भी पढ़े थे कल। आपका दर्पण विराम में है, दर्पण को चलना, मान लीजिए वस्तु आगे चला, कितना वेग से? v वेग से। तो मुझे ये बताइए, मान लीजिए ये v वेग से चला और आपका ये वस्तु चल के यहां पहुंच गया, मान लो इस जगह पहुंच गया, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रतिबिंब ही चलेगा? मान लीजिए वस्तु यहां से यहां चला x, कितना चला? तो मुझे बताइए अब ये दूरी कितना रहा? अरे d माइनस, क्या जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? तो ये अगर d माइनस एक्स है तो यहां से भी जो प्रतिबिंब बनेगा उसका दूरी भी। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर ये d माइनस एक्स है तो ये भी d माइनस, अरे ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन, यहां पोजीशन प्रतिबिंब का 1 और यहां पोजीशन। मुझे बताओ, वस्तु अगर x चला है तो प्रतिबिंब भी यहां से यहां कितना चला है? लेकिन वस्तु चला है इस ओर और प्रतिबिंब चला है, यानी आपको याद क्या रखना है वो सुनो। अब प्रतिबिंब का वेग और वस्तु का वेग मान में तो बराबर होता है, अरे मान में, लेकिन दिशा यानी vi बराबर vo, लेकिन इसकी साइन क्या होगी? जैसे एग्जाम्पल सुन लो, मैं कहूं वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है, वस्तु, तो आपका प्रतिबिंब भी 20 से ही चलेगा, लेकिन वस्तु जिधर चल रहा है उसके विपरीत दिशा में, हाँ या ना? अगर मैं कहूं कि वस्तु का स्पीड है 20 i, मैं कहूं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 20 i, वेक्टर के फॉर्म में, बोलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 20 i, आई समझते हैं ना, एक्स एक्सिस की तरफ, तो माइनस 20 i का मतलब माइनस एक्सिस की तरफ, यानी ओए, जितनी गति वस्तु की उतना ही गति प्रतिबिंब की, बस दोनों की दिशा तुम्हें इतना ही याद रखना है। लिख लीजिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है, सॉरी ये नहीं, ये तो मैंने ऐसी एग्जांपल दिया था, ये याद रखना है, प्रतिबिंब का वेग बराबर वस्तु का वेग और दोनों की दिशा विपरीत, याद रख लीजिएगा। नहीं, सिर्फ आप लिखो ना, लिख लो तो, वस्तु का जो लिखवाया था हेडिंग लगा था उसके नीचे लिखिए, सिर्फ इतना आपको बनाने की जरूरत, लिखिए प्रतिबिंब का वेग वस्तु के वेग के बराबर
प्रतिबिंब का वेग वस्तु के वेग के बराबर, प्रतिबिंब का वेग वस्तु के वेग के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होती है। प्रतिबिंब का वेग वस्तु के वेग के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होती है। यह लिख लीजिए सिर्फ, वी आई वैक्टर इक्वल टू माइनस वीओ। हमने जो बोला कि दोनों का मान क्या होता है, वेग के दोनों वेग का मान सेम। अगर इसका मान है 10 तो इसका भी 10, इसका 50 तो इसका भी 50, इसका 100 तो इसका भी 100, लेकिन दिशा विपरीत। ठीक है, अगर एक प्लस में है तो एक माइनस में होगा, एक माइनस में है तो एक, ये दिमाग में आपको याद रहेगा। नेक्स्ट नंबर 2, ओए सेकेंड स्थिति क्या है सुनना, देखिए ध्यान से। इस बार दर्पण गतिमान है और वस्तु विराम है। लिखिए, यदि वस्तु विराम में हो तथा दर्पण गतिमान हो, यदि वस्तु विराम में हो तथा दर्पण गतिमान हो, यदि वस्तु विराम में हो तथा दर्पण, देखो इस बार आपका वस्तु विराम में है, इस बार गति में कौन है, दर्पण। कितना वेग से, v वेग से। मान लीजिए, सुनिए, मान लो दर्पण यहां से खिसक के यहां आ गया। सिर्फ समझने की कोशिश करना, आपको फॉर्मूला बस याद रखना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। ये दर्पण यहां से यहां खिसका, कितना खिसक गया, x। तो मुझे बताइए, अगर ये x खिसक गया तो अब ये दूरी कितनी रही भाई, d माइनस एक्स। तो क्या अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी जहां भी बनेगा, क्या वो भी d माइनस एक्स पे होगा। मान लेते हैं कि यहां उसका प्रतिबिंब बना, इसका प्रतिबिंब, ये तो अकेला ही है, लेकिन जैसे ही ये खिसका तो अब इसका प्रतिबिंब भी तो इधर बन जाएगा। तो मुझे बताइए ये दूरी कितनी होगी। अगर ये दूरी आप निकालने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनना, भाई ध्यान से सुनो, हमें ना यहां से लेके यहां तक का दूरी बताओ। यहां से यहां, सर यहां से यहां तो हो जाएगा d प्लस एक्स, यही होगा। और इतना दूरी में से मुझे, सुनना, इतना दूरी में से मुझे ये दूरी घटा देना है। अरे यहां से यहां मुझे पता है, अगर इसमें से इसको घटा दें, इस दूरी को, यहां से यहां तक को, तो क्या ये दूरी निकल जाएगा। ये दूरी क्या होगा, ये दूरी होगा d प्लस एक्स माइनस, ये मानते हो कि नहीं बताओ पहले, यहां से यहां d प्लस एक्स और यहां से यहां d माइनस एक्स, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, d प्लस एक्स माइनस। अगर इस दूरी को आप देखोगे निकाल के तो ये बन के आ रहा होगा। समझने वाली बात क्या है पता है, दर्पण अगर x चला, दर्पण अगर, तो प्रतिबिंब, यानी जो प्रतिबिंब है उसका वेग दर्पण के वेग का, और दिशा भी दोनों का सेम है। दर्पण भी इधर चला था, यहां से उठ के यहां गया दर्पण, तो दर्पण इधर चला, तो प्रतिबिंब भी तो यहां से उठ के यहां बन गया, है ना। तो दोनों का सेम रहेगा। ये थोड़ा सा ऊपर बन गया है, देखो ये नंबर 1 पोजीशन और ये नंबर, क्या ये भी आगे चला और दर्पण भी आगे चला था। दर्पण का ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2, दर्पण भी आगे चला, ये भी आगे चला, तो दोनों की दिशा भी क्या है, तो मान क्या होता है, 2 गुना, और दिशा समान। तो लिख लीजिए इसमें, बस आप पॉइंट याद रखिएगा, लिखिएगा, प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग दर्पण के वेग के बराबर होता है। एक्चुअली वेग का मतलब मैं यहां बात कर रहा हूं वेग के मान का, है ना। प्रतिबिंब का वेग दर्पण के वेग के बराबर होता है। ओ सॉरी, प्रतिबिंब का वेग दर्पण के वेग का 2 गुना होता है। सॉरी, प्रतिबिंब का वेग दर्पण के वेग का 2 गुना होता है, बराबर नहीं। प्रतिबिंब का वेग दर्पण के वेग का 2 गुना होता है, और दिशा तथा दोनों की दिशा समान होती है, तथा दोनों की दिशा। अगर कोई आपसे पूछेगा दर्पण चल रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड से, तो बताइए उसका प्रतिबिंब 40, दोनों की दिशा भी समान। यस और नो।
लिख लीजिए, कर लोगे? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट सुनना, तीसरा कंडीशन, अगर दोनों गतिमान हो, वस्तु भी और, लिखिए, यदि वस्तु एवं दर्पण दोनों गतिमान हो, तब हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ ट्रिक लगाएंगे। देखो तो, यदि वस्तु एवं दर्पण दोनों गतिमान हो, सुनो तो, क्या एक फॉर्मूला यह था और दूसरा फॉर्मूला दोनों गतिमान है तो दोनों, क्या यह था? दोनों का नेट निकालना है, दोनों का कुल। अगर मैं दोनों का नेट देखूं तो क्या लिख सकता हूं? क्या दोनों को जोड़ दूं? यह हो जाएगा 2Vm माइनस, अगर दोनों गतिमान, लेकिन हां, सूत्र लगाते वक्त एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, एक दिशा को प्लस मानेंगे, एक दिशा को, अगर इधर को आपने प्लस माना तो इधर को, या फिर कोई जरूरी नहीं कि आप इधर ही माइनस मानो, अगर आपने इधर प्लस मान लिया तो इधर चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ेगा सही से। लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा। इधर आपका प्लस है तो इधर आपका माइनस है, इधर आपका प्लस है तो इधर आपका माइनस है, दोनों में से कोई भी एक चिन्ह का प्रयोग करें और आराम से। खैर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना दिमाग में बैठा लो। ओए, वस्तु की वेग है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो प्रतिबिंब की वेग 20 होगी और दिशा विपरीत होगा। दर्पण का वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो प्रतिबिंब का वेग 20 होगा और दोनों की दिशा भी खत्म। ओके, तो ये 2 पॉइंट सिर्फ याद रखेगा, ये बस मैं आपको एक्स्ट्रा में लिखा दिया हूं, इससे आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत, ये 2 बात ध्यान रखिएगा। यस और नो? कर लोगे? बोलो। अच्छा एक चीज सुनना, इसी में एक चीज बता देता हूं। ओए, एक दर्पण है, एक क्या है, वस्तु रखा है। इस बार मैं वस्तु को चला नहीं रहा हूं, वस्तु को घुमा रहा हूं। मान लीजिए वस्तु 30 डिग्री घूम गया तो प्रतिबिंब 30, सेम कंडीशन, अगर वस्तु 30 डिग्री घुमा तो उसका प्रतिबिंब भी 30 डिग्री घूमेगा। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, बोलेगा एक वस्तु रखा हुआ था, दर्पण 40 डिग्री घुमा तो प्रतिबिंब, दर्पण 40 घुमा तो प्रतिबिंब, दर्पण के हिसाब से प्रतिबिंब डबल होता है ना, प्रतिबिंब कितना घूमेगा 80, और दोनों की दिशा भी, ये क्लॉकवाइज तो वो भी। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चलिए, तो ये सब ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आप फटाफट कर लेना। और इसमें आपने वेग लिख लिया, एक चीज और आपको पढ़ना बाकी है, मैंने वो बताया था कि आपको, एक दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार क्या होना चाहिए? लिखिए, लिखिए तो, दर्पण का आकार, दर्पण का आकार, देखो तो, समझ लो, फिर लिखवा देता हूं इसका सेंटेंस। देखिए, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड पे मैंने एक दर्पण रखा, क्या रखा? तुम दर्पण के सामने खड़े हो गए, तुम दर्पण के सामने, तुम्हारी ऊंचाई है h, अरे तुम्हारा हाइट कितना, तुम्हारा आंख बिल्कुल यहां मुंडी के ऊपर है, तुम्हारा नेत्र कहां, माथे पर, अरे आंख माथा से बहुत नजदीक होता है ना, तो आप मान लो यहां पे है, ये क्या है हमारा आंख। अब बताओ, किसी भी चीज को देखने के लिए, ओए ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा आपको, ये ड्रेसिंग टेबल जो बनता है ना, वो इसी कंसेप्ट पे है, मैंने बताया भी था आपको पहले। सामने एक दर्पण है, तुम खड़े हो, तुमको अपना ड्रेसिंग टेबल क्यों लेते हैं? तुमको सिर्फ अपना चेहरा देखना होगा तो पीपल के नीचे जो सैलून होता है वहां भी देख लोगे, अरे पीपल के नीचे जो सैलून होता है वहां भी जाके देख लोगे, नहीं देखी है? नहीं देखी? चलो छोड़ो, सुनो, तुम लोग को दाढ़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, इसलिए नहीं देखी। देखो, ओए, दर्पण के सामने अगर आपको पूरा शरीर देखना है, पैर से लेके सर, मतलब आप चाहते हैं कि आपका पूर्ण प्रतिबिंब आपको दिखे, तो दर्पण का आकार कितना होना चाहिए? वैसे तुम याद कर लो,
आधा तुम्हारे हाइट का, जैसे मान लो तुम 2.5 फीट का है, अरे मान लो 2.5 फीट का है तुम, तो कितनी दर्पण चाहिए? 2.5/2 कितना? 1.25, हाँ या ना? खैर, अब ये कैसे निकलता है वो सुनो। अरे सुनो, क्या आप चाहते हैं कि आप अपना पैर देख सकें? तो क्या पैर से निकलने वाली किरण दर्पण पे जाके और फिर परावर्तन करके आपके आंख में आना चाहिए? हाँ, यही तो होता है। जब आपकी पैर से निकलेगी किरण और कहां पहुंचेगी? दर्पण पे, और परावर्तन करके। अब मुझे बताओ, तो इससे नीचे वाले दर्पण का कोई काम है? अरे इससे इधर जितना भी दर्पण का भाग है वो हमारे लिए किसी काम का? परावर्तन। दर्पण का काम क्या है? परावर्तन करके प्रतिबिंब बनाना। यहां परावर्तन का कुछ काम ही नहीं हुआ, पैर देखने के लिए यहां से इस्तेमाल हुआ है दर्पण, मतलब ये कोई काम का? अब सुनना, क्या आप एक नियम जानते हो परावर्तन का? जितना कोण इधर उतना ही कोण। तो कॉमन सेंस, ये दोनों तरफ कोण तभी बनेगा जब ये ऊंचाई कितना हो भैया? अरे h/, तुम्हारा पैर तुमको दिख गया, h/2 नीचे जो दर्पण था उसका कोई काम? इसीलिए तुम्हारा जो ड्रेसिंग टेबल होता है, क्या ड्रेसिंग टेबल में नीचे से दर्पण लगा होता है? नहीं। आपने देखा होगा प्लाई का पहले कुछ बना दिया जाता है, कवर्ड वगैरह, है ना, और इसके बाद वहां से हम दर्पण को शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे h/2 दर्पण का कोई काम। देखो कारपेंटर को भी पता है, कारपेंटर भी बनना है तो तुम्हें यह चैप्टर आना। अब सुनो, यहां से तुमको, अब देखो पैर तो देख लिए, अब क्या देखना है? मुंडी। मैंने क्या कहा? आंख मुंडी के पास ही है। तो यहां से प्रकाश जाएगा और परावर्तन करके फिर, तो बोलिए इससे ऊपर जो दर्पण है उसका कोई काम? तो आप मुझे बताइए कितना दर्पण आपके काम में आया? कॉमन सेंस, नीचे h/2 था, टोटल h था, तो ये h/, तो बताइए आपका पूर्ण प्रतिबिंब खुद को देखने के लिए दर्पण का आकार आधा आपके हाइट का। जैसे मैंने आपको बताया, मान लो तुम 1.5 फीट का है। अरे तुम कितने फीट का है? देखो खुद मान ली, मैंने बोला कितने फीट का है? 1.5 फीट के। तो आपको दर्पण कितना चाहिए? उसका आधा। 1.5 का आधा 0.5। अरे 1.5 मतलब 1.5, 1.5 का आधा 0.75। यस और नो? तो मुंह क्या देख रहे हो? लिखो, बना लो। दर्पण का आकार, दर्पण का आकार मतलब साइज ऑफ मिरर। किस साइज का मिरर चाहिए? लिख लीजिए। आपसे कोई पूछेगा कि आपको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए किस हाइट का दर्पण घर में लगाओगे? बोलना हमारे हाइट का आधा। उस हिसाब से तुम जोड़ लेना। तुम 1.5 फीट के हो तो 0.75 फीट का। हाँ, उसमें भी नीचे से नहीं रहता, देखो आप। स्वयं का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार, हाँ, हमारे ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा, कोई खास बात? बस। समतल दर्पण समाप्त। लिख लिए? अगर वस्तु चले 5 मीटर प्रति सेकंड से तो प्रतिबिंब का वेग, बोलो, वस्तु का वेग अगर 5 मीटर पर सेकंड हो तो प्रतिबिंब का वेग 10 है ना। दर्पण का वेग अगर 10 मीटर पर सेकंड हो तो प्रतिबिंब का वेग, दर्पण का वेग 10 मीटर पर सेकंड हो तो प्रतिबिंब का वेग, सिर्फ मान पूछ रहा हूं, 20, दर्पण का 2 गुना। तो इसे माइनस क्या लगा दी? इसमें तो दिशा सेम होता है। माइनस लगाना भी था तो पहले लगाते, जहां जो मन होता है मान लेते हो। आ गया क्या? जल्दी बोलो। चलिए, तो ये आपका समतल दर्पण फिनिश। अगला हम लोग को क्या पढ़ना है? बाद में ही पढ़ेंगे क्या? समतल दर्पण डिवाइस कर लोगे ना? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, मुझे इतना ही बताना ही था तो इसलिए मैंने आपको वो ज्यादा नहीं किया। गोलीय दर्पण को हम लोग फिर स्टार्टिंग शुरू करेंगे। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार थे? कौन कौन सा? अवतल और
उत्तल, पता है गोलीय दर्पण में दो दर्पण आपको पढ़ना है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अच्छा, गोलीय का मैंने बता दिया था ना, गोलीय में अभिलंब कैसे लेते हैं, गोलीय दर्पण में अभिलंब कैसे लेते हैं, हाँ, केंद्र से गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं हैं जो सतह को जाती है वो सतह पर क्या होता है, तो वो सब ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लेना। दर्पण सूत्र क्या था, 1/v प्लस माइनस, प्लस या माइनस, प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, अगले दिन इसी को ही सिद्ध करूंगा और कुछ नहीं करना है, इसको सिद्ध करेंगे। और दर्पण का आवर्धन क्षमता, आई मीन दर्पण का आवर्धन मैग्निफिकेशन कितना, अरे दर्पण के लिए आवर्धन कितना था, -v/u। आवर्धन कितने प्रकार के होते हैं, 3, लेकिन आपको बिहार बोर्ड के लिए एक ही जरूरी है, यस और नो, रैखिक आवर्धन, पृष्ठीय आवर्धन, आयतनिक आवर्धन, है ना। अगर क्षेत्रफल को देखते हैं तो पृष्ठीय, आयतन को देखते हैं तो आयतनिक, और सिर्फ लंबाई या ऊंचाई को देखते हैं तो रैखिक। तो आपको एक ही आवर्धन पढ़ाऊंगा, रैखिक वाला ही पूछता है। क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार बटे, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं रैखिक। याद है सब, चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेना, आप सब घर से करके आना, फिर हम लोग पढ़ेंगे गोलीय, गोलीय सतह से परावर्तन यानी गोलीय दर्पण। सारे पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका चैप्टर, तो उसको थोड़ा देखिएगा आप, है ना।